अपराधों के कारण। आज हम पढ़ेंगे अपराधों के कारण। आपराधिकता के कारणों के विषय में अपराध शास्त्रियों के विचार सदैव ही अलग अलग रहे हैं। अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में एवं किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहते हैं। अपराध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है जिसका संबंध मानव आचरण से है। परिस्थितियां आचरण में प्रमुख भूमिका निभाती है, अतः परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ मानव आचरण में बदलाव आना स्वाभाविक है। इसलिए एक स्थान देश के अपराध के कारण दूसरे स्थान देश के अपराध अलग हो सकते हैं। इस प्रकार अपराध के असंख्य कारण हैं और अपराध के कारणों के विषय में अपराध शास्त्रियों के विचारों में सदैव ही भिन्नता रही है। यूरोपीय देशों में आपराधिकता के प्रति व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव पद्धति अपनाई गई, जबकि अमेरिका में वस्तुनिष्ठ पद्धति ऑब्जेक्टिव अध्ययन का तरीका अपनाना अधिक उचित समझा। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण में अपराधी के व्यक्तित्व एवं उसके व्यक्तिगत लक्षणों जैसे अनुवांशिकता, शारीरिक और भौतिक आदि को महत्व दिया गया है, जबकि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के अनुसार आपराधिकता के कारणों का अपराधों की सामाजिक परिस्थितियों में ही खोजना उचित माना है। अतः आपराधिकता के सभी कारणों का वर्णन एक स्थान पर कर पाना असंभव है। इसलिए हम यहाँ कुछ ऐसे कारणों का वर्णन करेंगे एक स्थान पर। इसको करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारणों का वर्णन करेंगे जो साधारणतः प्रत्येक देश में हर समय में समान रूप से लागू होते हैं। अपराध शास्त्रियों ने भी इन कारणों पर गहन और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसे सुविधा की दृष्टि से हम बांट सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत कारण इंडिविजुअल, मानसिक कारण मेंटल, शारीरिक फिजिकल, आर्थिक इकोनॉमिकल, मनोरोगगम्यता, यौन कारण सेक्सुअल और हार्मोनल इनबैलेंस और असंतुलन। तो व्यक्तिगत कारण में अपराधों का सबसे पहला कारण व्यक्तिगत या शारीरिक कारण है। फिजिकल भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। तो अपराधों का सबसे पहला कारण व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं एवं उनके लक्षण हैं। व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं और लक्षण से अपराधों का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया है। कौन सी बातें हैं जिसमें हम व्यक्तिगत कारण इंडिविजुअल को ले सकते हैं? आयु, लिंग, शरीर रचना, मानसिक दशा, अनुवांशिकता। तो आयु में है, आयु को प्रभावित करने वाला सबसे पहला लक्षण अपराधी की आयु है। विभिन्न अपराध शास्त्रियों ने आयु का अपराधों से घनिष्ठ संबंध कहा है। अपराध शास्त्रियों की मान्यता है कि 15 से 16 वर्ष की आयु में साधारण प्रकृति के अपराध कारित करते हैं और 25 से 26 वर्ष की आयु के जो गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करते हैं। वृद्धावस्था में यौन अपराध अधिक कारित किए जाते हैं। अपराध की आयु सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। लिंग यह जाना माना तथ्य है और आंकड़े भी इस बात के साक्षी हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम अपराध करती हैं। महिला अपराधियों की संख्या नगण्य मानी जाती है। महिलाओं द्वारा कम अपराध कारित किए जाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे महिलाओं की शारीरिक रचना, हृदय की कोमलता, सामाजिक अंकुश, नारी सुलभ लक्षण एवं मर्यादाओं आदि। लेकिन समय के साथ साथ अब परिस्थितियों में बदलाव आने लगा है। महिलाएं भी अपराध की ओर प्रवृत्त होने लगी है। महिलाओं द्वारा कारित किए जाने वाले अपराधों में वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, द्विविवाह, गर्भपात, भ्रूण हत्या ये सब मेन हैं। परंतु अब पुरुष द्वारा अन्य अपराधों में भी महिलाओं का उपयोग किया जाने लगा है, जैसे चोरी, ठगी, तस्करी, विषपान, ब्लैकमेलिंग आदि। शारीरिक क्षेत्रों में भी महिलाओं का उपयोग जासूसी के लिए खुलेआम किया जाने लगा है। राजा रघुवंशी का केस ज्वलंत है अभी। राजा रघुवंशी की शादी हुई थी, उसकी पत्नी हनीमून में ले जाने के बहाने उसको खाई से ढकेल देती है और उसकी हत्या कर देती है। नीला ड्रम वाला केस भी मुस्कान वाला अपने पति को मार के नीले ड्रम में भर देती है। तो महिलाएं अपराध की ओर बहुत आगे बढ़ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शारीरिक रचना, आकार, बनावट, आकृति आदि अपराधों के कारण हैं। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि साधारण और सामान्य व सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति बहुत कम अपराध करते हैं। जो सामान्य साधारण
आकृति व सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो बहुत कम अपराध करते हैं, जबकि असामान्य शारीरिक रचना वाले व्यक्ति अधिक अपराध करते हैं। इसका कारण क्या है? कुरूप, छोटे कद वाले, इसी तरह के असामान्य लक्षण वाले व्यक्ति समाज में हंसी और उपेक्षा के पात्र होते हैं और उन्हें रोजगार भी नहीं मिलता, उनका विवाह भी नहीं होता। इन सब बातों से ऐसे व्यक्तियों को हे की दृष्टि से और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो इसमें कुंठा की भावना उपजती है और वे अपराध कारित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आत्महत्या कारित करने का प्रयत्न भी अधिक करते हैं। खोरवा और लंगड़ा सदा उपाई, ये कहावत भी है इस संबंध में। मानसिक दशा, व्यक्ति की जो मेंटल स्थिति है, मानसिक दशा है, उसे अपराध की ओर ढकेलती है। मंद बुद्धि, मनोविक्षिप्त, पागल, जड़, उन्मत्त, विकृत चित्र, मानसिक एवं भावनात्मक अस्थिरता, हीन भावना आदि मानसिक दशा के लक्षण हैं। मानसिक दशा के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्तियों में कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की क्षमता नहीं होती और इसी कारण वे अपराध कारित कर बैठते हैं। व्यक्ति की जो हीन भावना होती है उसे अपराध की ओर अग्रसर करती है। लोमरेशो का कहना है, ये विश्व विख्यात अपराध शास्त्री हैं, इनका नाम बहुत फेमस है। इसने अपराधी व्यक्ति की शारीरिक रचना और मनोदशा अन्य व्यक्ति से भिन्न होती है, ऐसा कहा है लोमरेशो ने। मानसिक दृष्टि से अक्षम अपराधियों को इंग्लिश मानसिक न्यूनता अधिनियम 1913, इंग्लिश मेंटल डिसेबिलिटी एक्ट 1913 के अंतर्गत 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जड़ बुद्धि, इडियट, मूढ़, दुर्बल मन स्थिति, नैतिक दृष्टि से पागल, मोरलिटी इंसेंस। व्यक्ति इस प्रकार व्यक्ति की जो शारीरिक रचना है, मनोदशा है, ये अपराध कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अब है आर्थिक कारण। आर्थिक दशा और अपराध का निकट संबंध है। वस्तुतः धन एवं संपत्ति की समस्त अपराधों की जड़ है धन एवं संपत्ति। व्यक्ति लोभ, प्रलोभन, स्वार्थ आदि से वशीभूत होकर अधिकांश अपराध कारित करते हैं। धन संग्रह की प्रवृत्ति व्यक्ति को अपराध की ओर उन्मुख करती है। मार्वर के अनुसार यह धारणा बार बार व्यक्त की गई है कि आर्थिक दशा अपराध के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। वहीं पर अरस्तु ने कहा है कि धन अथवा स्वर्ण की लालसा ही अपराधों का मूल कारण है। अधिकांश अपराध मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होकर अतिरिक्त धन या वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। प्लेटो ने भी कहा है कि प्रलोभन को अपराधों का मुख्य कारण माना है। व्यक्ति प्रलोभन में आकर ही अनेक प्रकार के अपराध कर बैठता है। बकारिया ने कहा है कि निर्धनता, भूखमरी आदि के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह निराशा और निरुत्साह के कारण अपराध करने की ओर विवश हो जाता है। डोनाल्ड टेफ्ट ने कहा है कि मनुष्य के अपने सामाजिक स्तर के अनुसार वस्तुएं जुटाने में असमर्थ रहने पर आर्थिक हीनता का भाव पैदा होता है। यदि वह विधिपूर्ण साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अवसर पाकर अपराधों के माध्यम से पूर्ति करने का प्रयास करता है। यदि लीगल वे में उसको कुछ नहीं मिलता है, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो वो अपराध करके अपनी आवश्यकता को पूरी करवाता है। अपराध मुख्यतः आर्थिक दशा की देन है। जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार आदि के अपराधों में वृद्धि तो आवश्यक रूप से आर्थिक प्रगति के कारण ही हो रही है। रोजगार या धंधे के अभाव में कितने ही युवक युवतियों ने विवश होकर चोरी अनाचार करने हेतु बाध्य हो गए हैं या निराशावश आत्महत्या तक कर बैठते हैं। निर्धनता या दयनीय आर्थिक स्थिति ही कभी कभी महिलाओं को वेश्यावृत्ति या इस प्रकार की अन्य घृणित अपराध करने के लिए मजबूर कर देती है। इस प्रकार जो बेरोजगारी, महिलाओं को नौकरी करना, व्यापार की गिरावट, व्यापार चक्र, बच्चे का नौकरी करना, गरीबी, व्यापारिक मनोरंजन, आर्थिक दुरुपयोगिता, वेश्यागमन, जुआ, मद्यपान आदि आर्थिक दशाएं जो है इकोनॉमिक कंडीशन अपराध की ओर प्रेरित करती है। और ये भी कहा जा सकता है कि चोरी करना, डकैती, लूट, सेंध मारना आदि अपराध आर्थिक गिरावट के समय अधिक पाए जाते हैं और समृद्धि काल में यौन संबंधी अपराध अधिक पाए जाते हैं। गरीबी से अभिप्राय एक निम्न आर्थिक दशा से है जिसमें आत्मोन्नति के बहुत
कम अवसर मिलते हैं। इसका तात्पर्य है कि घर की बुरी आर्थिक दशा एवं बुरा स्वास्थ्य भी है। गरीबी के से तात्पर्य है कि सम्मिलित है धनाभाव कारण माता पिता दोनों घर से बाहर रहते हैं, बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। माता पिता जब घर आए तो थके हुए चिड़चिड़ाए हुए, गरीबी के कारण बच्चे भी अल्पायु में विद्यालय से हटा लिए जाते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई फीस न भरने के कारण पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं हो पाती और अरुचिकर कार्यों में लगा दिए जाते हैं। गरीबी व्यक्तियों को आपराधिकता की ओर ले जाती है, यहाँ तक कि बच्चे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन में भीख मांगते पाए जाते हैं। ये इसका कारण गरीबी ही है और उनको उचित शिक्षा भी नहीं मिल पाती। यह वास्तविकता है कि गरीबी, महिला श्रम, बाल श्रम अपराध के लिए कुछ सीमा तक उत्तरदायी हैं, परंतु यह नहीं कि गरीबी सदैव ही अपराधों को जन्म देती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भूखों मर जाना पसंद करेंगे परंतु अपराध नहीं करते। अतः गरीबी के साथ साथ अन्य सामाजिक परिस्थितियां भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपराधों के विषय में लोगों की सामान्य धारणा है कि व्यक्ति प्रायः आर्थिक व्यवस्था या गरीबी के कारण ही अपराध करता है, परंतु ये सही नहीं है। केवल गरीबी के कारण ही अपराध घटित नहीं होते, अपितु इसके अनेक कारण होते हैं, जिसमें गरीबी एक कारण हो सकता है। इसलिए अनेक कारणों के साथ मिलकर ही यह इतना महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी और औपचारिकता और आपराधिक कार्यों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक महत्वपूर्ण कारण है, परंतु यह भी उतना ही स्पष्ट है कि केवल गरीबी को ही आर्थिक अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मनोरोग, गम्यता एवं धार्मिक कारण। आज के वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद के प्रमाण मिल रहे हैं कि प्रवृत्ति के पनपने के पीछे केवल शारीरिक अपितु मानसिक विकृति भी हो सकती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अधिकांश विद्वानों का मत है कि अपराधी वे व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि अविकसित है अथवा अल्प विकसित है। इनका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, जिससे इनमें आवश्यक तार्किक चिंतन का अभाव रहने के कारण परिणाम स्वरूप ये समाज विरोधी कार्यों की ओर झुक जाता है एवं अपराध करने लगता है। अमेरिका में अपराध शास्त्री यह विश्वास भी करने लगे हैं कि अपराध का मुख्य कारण मनुष्य के व्यक्तित्व के कुछ लक्षण हैं जो मनोविकृति के कारण उत्पन्न हुए हैं और वही अपराध भी कराते हैं। मनोविकृति विज्ञान मेंटल जो ऐसे मनोरोगों में अनेक वर्गीकरण किए हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। मानसिक रोगी अपराधी गोडार्ड के अनुसार मानसिक कमजोरी अपराध का एकमात्र कारक है। दुर्बल मस्तिष्क का व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम के बारे में नहीं सोच सकता और गलत कार्यों को करने के लिए सरलता से प्रेरित हो जाता है। गोरिंग ने कहा है कि विभिन्न अपराधियों की जो बुद्धि परीक्षा है उसे लेकर यह साबित किया जाता है कि अपराधी कम बुद्धि वाले होते हैं। उनको पता नहीं रहता कि ये अपराध कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम के जानने के अभाव में वो अपराध कर बैठते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई रहती। एडलर ने कहा है कि अधिकांश अपराधी बौद्धिक स्तर में सामान्य व्यक्ति के समान होते हैं। केवल वेश्याएं और यौन संबंधी अपराधी बुद्धि स्तर में कम होते हैं। परंतु वर्तमान युग में सदरलैंड का कहना है कि अपराधों के लिए मंद बुद्धिता की अपेक्षा बुद्धि की तीव्रता का अधिक महत्व है। कुछ अपराध जैसे जालसाजी, ठगी एवं योजनाबद्ध अपराध केवल प्रज्ञावान व्यक्ति ही कर सकता है। इसको सफेद पोश अपराधी भी कह सकते हैं, जो प्रज्ञावान व्यक्ति अपराध करते हैं उसको। अतः निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि मंद बुद्धिता या मनोवृत्ति जो है वो किसी विशिष्ट मामले में अपराध का मुख्य कारण हो सकती है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आपराधिक मामले में ऐसा ही हो। अब हीनता की भावना मनुष्य जब अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है तो वो संवेदनात्मक अस्थिरता और संघर्ष का शिकार हो जाता है, जिसके कारण वह अपराध करने लगता है। हीनता की भावना व्यक्तित्व में लगा हुआ कोढ़ है, जो संवेदनात्मक पीड़ा में सदैव ही व्यक्तित्व का ह्रास करती है, जिससे व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। मानसिक असंतुलन एवं असामंजस्य का जन्म होता है, जिससे क्रोध, घृणा, भय ये सब भावना का विकास होता है। इस प्रकार जो हीनता की भावनाओं को हिंसात्मक कार्यों के द्वारा संतुष्ट करके आत्मविश्वासी और बहादुर समझते हैं अपने आप को,
मनोविक्षिप्त एक रोग ही नहीं बल्कि अनेकानेक रोग है इनके साथ। सभी रोग एक दूसरे से उसी प्रकार भिन्न है जैसे फेफड़े की सूजन क्षय रोग से भिन्न होता है। कुछ मानसिक रोग व्यक्तिगत और सामाजिक कुशलता में बाधा डालते हैं जिससे व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। न्यूरोसिस और साक्रोसिस कुछ उसी प्रकार के रोग हैं। मनोविक्षिप्त को सरल शब्दों में मानसिक अव्यवस्था कह सकते हैं। यह संरचना अव्यवस्था मस्तिष्क की बनावट में गड़बड़ी अथवा कार्यात्मक अव्यवस्था मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी होती है। इस प्रकार बीमारी वाले व्यक्तियों के महान चिंता, पापी भावना, चिड़चिड़ापन, आक्रोश, क्रोधीपन, अतिभ्रम, पीड़ा, निराश आदि के लक्षण विद्यमान रहते हैं जो मानसिक असंतुलन को